जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब कल महावीर फोगाट साहब का एक बयान आया। ये महावीर फोगाट साहब जिन पे दंगल फिल्म बनी थी, बप्पू सेहत के लिए तो हानिकारक है, याद है ना? फोगाट सिस्टर्स के पिताजी खलीफा महावीर फोगाट, उन्होंने एक बयान दिया है साहब कि ये इस विवाद से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो विवाद चल रहा है और जो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, विनेश फोगाट, उनकी बेटी, उनकी भतीजी और उनके एक दामाद के द्वारा जो ये नौटंकी की गई थी जंतर मंतर पे, कहते इसका कुश्ती पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब साहब इतने सीनियर कोच हैं, 5-5 लड़कियां पहलवान हैं, खुद भी बड़े सीनियर पहलवान हैं, हमसे तो काफी सीनियर हैं, फिल्म बनी है इनके ऊपर, इनकी बायोपिक, तो निश्चित रूप से तब अनुभव भी ज्यादा है। पर इनको लगता है कि इस प्रकार के फालतू बेवजह के विवाद से कुश्ती पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि हम तो जी बड़े अल्पज्ञानी हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं कुश्ती के बारे में। पर हमारा जो अल्प बुद्धि है वो ये कहती है जी दुष्प्रभाव तो इतना पड़ेगा कि दुनिया याद करके रोया करेगी। और देखिए, दुष्प्रभाव होते हैं कुछ, तो प्रभाव तात्कालिक होते हैं। जैसे नाई रे नाई कितने बाल, बोले तेरे सामने आओ हैं, तो बिल्कुल कति सामने झोली में टपक जाएगा। एक दुष्प्रभाव वो होता है, और एक दुष्प्रभाव होता है वो दीर्घकालिक होता है, तात्कालिक और दीर्घकालिक। तो जो दीर्घकालिक है ना, वो 10 साल बाद समझ में आओगे। कोई भी रिफॉर्म जब होता है ना, कोई बदलाव जब होता है, तो उसके अच्छे या बुरे परिणाम 10, 20, 50 साल बाद देखने को मिलते हैं। तो अभी का फिलहाल परिणाम ये है, वो ज़गरेब ओपन में गई थी, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ओरिजिनली, ये विवाद शुरू होने से पहले 37 पहलवानों का सिलेक्शन किया था। उसके बाद फिर वो जंतर मंतर की नौटंकी शुरू हो गई, 1-2 पहलवान इंजर्ड हो गए, 1-2 वैसे डिस्टर्ब हो गए, 8 खलीफाओं ने नाम वापस ले लिया। फिर जब फेडरेशन से कामकाज छीन लिया गया इनके कहने पे, खलीफाओं के कहने पे, तो वो एक निगरानी समिति बना दी, और निगरानी समिति के थ्रू खेल मंत्रालय ने कुश्ती फेडरेशन का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अब इनकी, अब वो तो सब, इट वाज अ प्रेस्टीज इशू। और बात ये होती है कि साहब किसी भी देश में जब टीम को पार्टिसिपेट करना होता है ना, तो जब 37 खिलाड़ी होते हैं तो साथ में सपोर्टिंग स्टाफ भी जाता है, ऑफिशियल्स जाते हैं फेडरेशन की तरफ से, फेडरेशन का डेलीगेशन जाता है इतने इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट में। तो कुल मिला के 56 या 57 लोगों का टोटल नाम गया था। तो जब फेडरेशन नहीं रही, तो निगरानी समिति के नेतृत्व में, खेल विभाग, खेल मंत्रालय के नेतृत्व में वीजा इत्यादि की फॉर्मेलिटीज की तैयारी शुरू हुई। पर ऐन मौके पे वीजा नहीं आए बच्चों के। उसके बाद बाकायदे हमारे विदेश मंत्रालय को इंटरवीन करना पड़ा। उनके भी विशेष आग्रह के बावजूद मात्र 27 या 28 लोग, 56-57 में से मात्र 28 ही वीजा आ पाए। पहला दुष्परिणाम। अगर फेडरेशन ठीक से काम कर रही होती तो पूरे 58 के 58 वीजा आते। दूसरी बात, जब मात्र 27-28 वीजा आए, उसमें खिलाड़ी कितने थे? 4 फ्री स्टाइल के और 6 शायद ग्रीको रोमन के, और ऐसे ही 6-8 लड़कियों के। मात्र 18 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाए।
खलीफा एक भी नहीं गया धरना जीवी। नरसिंह ने भी नाम वापस ले लिया, एक दो बच्चे वैसे इंजर्ड हो गए। तो एक तो आधी टीम तो गई नहीं। जब आधी टीम गई नहीं तो आधी जो बची खुची गई थी उसमें एक मेडल आया फ्री स्टाइल का, एक ग्रीको रोमन का। लड़कियां टुंडिलाती वापस आ गई, लड़कियों का कुछ नहीं आया। सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं और एक दो लड़के जो है वो मेडल की बाउट हारे हैं, मतलब 4th पोजीशन आई है, ब्रॉन्ज मेडल की बाउट वो लड़े और हार गए। तो साहब ये है आपकी जागरई ओपन की परफॉर्मेंस। अगर ये विवाद नहीं होता और पहलवान जी लोग अपनी पहलवानी छोड़ के नेतागिरी में न पड़े होते तो साहब कम से कम 6 से 8 मेडल्स की आशा लगाई जा रही थी, मिनिमम 6 to 8 इतने मेडल आते जगरेब ओपन में। अब 2 आए हैं। ये जगरेब ओपन जो है ना, ये वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है और इसमें विश्व के सबसे अच्छे पहलवान भाग ले रहे थे, पर हमारे बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए आपकी नेतागिरी के चक्कर में। महावीर फोगाट साहब, आपकी भतीजी और आपके दामाद की नेतागिरी के चक्कर में इंडियन पहलवानी का सबसे बड़ा तो नुकसान ये आज दिखने लग गया। उसके बाद इसी 28 मार्च से अगले महीने इंडिया में एशियन चैंपियनशिप होनी है, उसकी तैयारियां खटाई में पड़ गई हैं। आप कहते हो कुश्ती का नुकसान नहीं होगा। नेशनल कैंप लगा हुआ था लखनऊ में, लगाया कैंप, कुछ बच्चियां रास्ते में थीं, वहां से वापस भेजनी पड़ गई। आप कहते हो कुश्ती का कोई नुकसान नहीं होगा, नेशनल कैंप लगा ही नहीं। सीनियर मेंस का नेशनल कैंप लगा हुआ था चौहान जेशी में, वो डिस्टर्ब हो गया। और ओपन नेशनल्स चल रही थी अयोध्या में, एक दिन की कुश्ती हो चुकी थी, फ्री स्टाइल हो चुकी थी, ग्रीको रोमन और विमेंस बाकी थी। आधे रास्ते से बच्चियां वापस आई हैं, आधे रास्ते से पहलवान वापस आए, चलाया टूर्नामेंट कैंसिल हो गया। अच्छा ये 1 मिनट, फेडरेशन के साथ आपका झगड़ा था तो ये ओपन नेशनल्स क्यों बंद करवा दी? ओपन नेशनल बंद करा के विनेश फोगाट को क्या मिल गया? पर जब आप इस प्रकार के ऊट पटांग काम करते हैं ना, उल जलूल आरोप लगाते हैं, तो इसी प्रकार का नुकसान भी फिर ऊट पटांग ही होते हैं। कितने बच्चों का नेशनल्स में हुआ, कितनी लड़कियों का कैंप में हुआ? आपकी लड़कियां तो फुकी कारतूस हैं, खत्म हो गया उनकी पहलवानी, खत्म हो गई, अब तो बच्चे पाल रही हैं सारी। और जो एक आधी बच्ची है उसके नेशनल्स में मेडल आने मुश्किल हो रहे हैं। खत्म है पहलवानी, खत्म कहानी। नए बच्चों का क्यों बर्बाद कर रहे हो, बेड़ा गर्क कर रहे हो? और इसी लगे आज मैंने 2 विषय कुश्ती से संबंधित और टच करना चाहता हूं। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि हमारे कैडेट्स में तो बड़े अच्छे मेडल आते हैं। जब भी कैडेट की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, जूनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, तो बड़े मेडल आएंगे। जैसे ही सीनियर की बारी आती है मामला टाइम फिक्स हो जाता है, एक आधा मेडल, बस 1 मेडल 2 मेडल 1 मेडल, वो भी ब्रॉन्ज मेडल बाउट। अभी भी हम बड़े टूर्नामेंट्स में हमारी जो परफॉर्मेंस है ना वो स्टेबल नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड आ जाएगा, हाँ हो सकता है ब्रॉन्ज आ जाए। वो भी ब्रॉन्ज इसलिए आता है कि आजकल 2 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। पुराने जमाने में तो 1 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज होता था ना, आजकल 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज होते हैं। तो आखिर ये एक विचारणीय विषय है कि नहीं कि भाई कैडेट में आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो सीनियर आते आते आपका वो सारा टैलेंट कहाँ चला जाता है? कैडेट में आप 4 6 8 मेडल लेते हैं, फिर जूनियर में वो 8 के 4 हो जाते हैं और सीनियर में वो 1 भी नहीं रहता या 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन रेसलर्स जो हैं वो अपनी उम्र घटा के लड़ते हैं। मतलब आज की तारीख में जो लड़का जूनियर लड़ रहा है ना, जो आज की तारीख में कैडेट का कोई पहलवान यदि आपको 15 साल का खुद को बताता है तो वो कम से कम 20 साल का है।
तो तब यहाँ सारा फोकस कैडेट की पहलवानी पे है कि किसी तरह कैडेट में मेडल आ जाए। तो तब जब कैडेट में एक बार मेडल आ जाता है ना, और कैडेट में मेडल क्यों नहीं आएगा भाई? रशिया का, अमेरिका का, जापान का, बाकी कंट्रीज का तो बेचारा 15-16 साल का बच्चा लड़ रहा होता है। आप 20-22 साल के खप्पड़ हो, बूढ़े हो गए आप लड़के, आपकी ट्रेनिंग एज होगी 10-12 साल, क्योंकि इंडिया में जो ना बहुत अर्ली एज में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। 8-10 साल की उम्र में पूरा लोड दे दिया जाता है बच्चे को। तो जिस वक्त आप प्रॉपर ट्रेनिंग करने लग गए थे, जिस उम्र में, अगर आपने 10 साल की उम्र में प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू कर दी थी सीरियसली, और अगर आज आपकी उम्र 20 साल है, तो आपकी ट्रेनिंग एज हो गई 10 साल। मतलब आप पिछले 10 साल से हार्ड तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग एज है आपकी 10 साल, पर कागजों में आपकी उम्र है अभी 15 साल। आप रशिया वाले बच्चों से लड़ रहे हो, वो बेचारे 15 साल के बच्चे होते हैं, 16 साल के, 17 साल के। आप होते हो 20 के, 21 के, 22 के। तो उन बेचारों को तो आप पकड़ लेते हो। अच्छा, पकड़ते फिर आपका हरियाणा में, आप मोस्टली तो पहलवान हरियाणा के है ना, तो यहाँ आते ही जी बड़ा स्वागत हो जाता है, और गांव में पूरे हाथी पे बैठा के जुलूस निकाल देते हैं, वाह 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 जी वाह। गांव में, गवांड में पूरी फुल हवा आ जाती है, 10-20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, और बस फिर वहीं पे अब क्या है, ये तो हमने जो हासिल करना था कर लिया। ऐसा एक वो बच्चा कंफर्ट जोन में चला जाता है, और वो जो उसका उसके अंदर ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा हो जाता है, जबकि उसको ये पता नहीं कि ये उसने एज घटा के एक फर्जी तरीके से एक मेडल जीत लिया है, जिसका असल में वो हकदार नहीं था। तो कैडेट में, वर्ल्ड कैडेट में, इसमें उसमें मेडल ले आता है, उसके बाद वो पहलवानी छोड़ के घर बैठ जाता है, या हवाबाजी में घूमने लगता है, क्योंकि एक्चुअल उम्र तो उसकी 20 साल हो चुकी है, हवाबाजी की उम्र तो उसकी आ गई है। अब 20 साल के बच्चे की आप फुल हवाबाजी पूरे गांव गवांड में ले आओ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ हमारा बहुत सा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। अब आप लोग, ये खलीफाओं ने ना फेडरेशन पे एक आरोप लगाया है कि फेडरेशन मनमानी करती थी। हमारे बहुत सीनियर कोच है, वेरी वेरी डेकोरेटेड रेसलर, कृपा शंकर जी, रेलवेज के हैं आजकल, साई में डेपुटेशन पे हैं। उन्होंने भी एक आरोप लगाया है। मैं उनके एक दिन उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक उनका मैंने इंटरव्यू भी देखा था। वो कहते हैं जी, वो जो तोमर साहब थे, सेक्रेटरी साहब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, वो अपनी मनमानी चलाते थे, वो सर्टिफिकेट को नहीं मानते थे, वो शक्ल देख के एज डिसाइड करते थे। तो साहब, फेडरेशन ने एक अभियान चलाया था कि ये ओवर एज लड़ने वालों को हम पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे कैडेट में। और इस अभियान के, भाई अभियान तो जो भी चलाएगी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चलाएगी, तो उसका पूरा मतलब सेहरा तो प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह के सिर पे ही बंधेगा ना। पर उस अभियान के अग्रणी जो एक लीडर थे ना, वो तोमर साहब, राजीव तोमर था, क्या नाम था वो जो सेक्रेटरी थे, जिनको खेल मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया इन खलीफाओं को खुश करने के लिए। वो सिर्फ इन खलीफाओं को खुश करने के लिए उस व्यक्ति को सस्पेंड किया गया है, सिर्फ गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, अपीजमेंट। तो तोमर साहब ने एक अभियान चलाया था कि कैडेट में और जूनियर में और अंडर 23 में ओवर एज वालों को नहीं लड़ने दूंगा। तो बोले मेरे पास तो सर्टिफिकेट है। अरे भैया, बर्थ सर्टिफिकेट तो तुम फर्जी बनवा लेते हो, आधार कार्ड तो तुमने फर्जी बनवा रखे हैं। आधार कार्ड में और बर्थ सर्टिफिकेट में और स्कूल के सर्टिफिकेट में तो तुमने अपनी उम्र 5-5, 6-6 साल घटा रखी है। तुम हो असल में 21 साल के, पर अभी भी कागजों में तुम्हारी उम्र 15 साल है। तो वो तोमर जी ने ना, वो वहां बैठे रहते थे वेइंग इन में, और उनके नेतृत्व में पूरी फेडरेशन का एक अभियान था ये कि हम ओवर एज लोगों को नहीं लड़ने देंगे, हमें नहीं चाहिए कैडेट में मेडल। ओ भैया, किसी को कैडेट में मेडल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओलंपिक्स में मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल, एशियन गेम्स में मेडल। और ये कैडेट में मेडल जीतने की जो आपकी जो लिप्सा है ना, आपकी जो ये सारा फोकस आपका कैडेट पे जब हो जाता है,
और कैडेट में मेडल जीतते ही आधे से ज्यादा टैलेंट पूल तो वैसे ही घर बैठ जाता है कि चलो ये तो एक मेडल आ गया, ये तो हमारा भी इंडिया लिख गया हमारी पीठ पर। ये वो कॉलर ऊंचे करके हांटने लगता है, पहलवानी गई चूल्हे भाड़ में, क्योंकि कैडेट में मेडल आ गया। मेडल भी कब आया? 15 साल के बच्चों को हरा के लाए हो तुम, 20-20 साल के लड़के खलीफे पके हुए। तो साहब ये एक अभियान था और ये अभियान बहुत अच्छा अभियान था, और इस अभियान को और ज्यादा सख्ती से चलाने की जरूरत है कि कोई ओवर एज बच्चा कैडेट और जूनियर और यूथ अंडर 23 में नहीं लड़ना चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, एक और फेडरेशन का एक बहुत ही अच्छा एक अभियान था। वीडियो लंबी हो जाएगी, सोच रहा हूं इसी वीडियो में कवर करूं या अगले वीडियो में कवर करूं। चलो इसी में कर लेते हैं, 10 मिनट और समय लग जाएगा। फेडरेशन पे एक आरोप और लगाते हैं। मेरी ना कुछ, मुझे हरियाणा के एक पहलवान ने फोन किया आज से करीब 10 दिन पहले। तो वो स्पीकर पे फोन चला के कुछ बच्चे मुझसे बात कर रहे थे, कुछ पहलवान थे हरियाणा के। तो वो मुझसे मैं अपनी शंका समाधान कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जी ब्रजभूषण जो है वो हरियाणा की कुश्ती से, हरियाणा के पहलवानों से चिढ़ता है। मैंने कहा बेटा, अगर ब्रजभूषण सचमुच कुश्ती का हित चिंतक है, शुभ चिंतक है, तो हरियाणा से चिढ़ के फिर वो क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि पहलवानी तो 90% हरियाणा में है। तो अगर ब्रजभूषण को उसका पर्सनल अचीवमेंट तो यही है ना कि वो फेडरेशन का अध्यक्ष है, और हमारी फेडरेशन, हमारी रेसलिंग का जो फ्रेटर्निटी है, रेसलिंग का हमारा जो कॉन्टिजेंट है, वो ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप ये क्यों, आपको ये गलतफहमी है कि वो हरियाणा के बच्चों के साथ मतलब थोड़ा दुराव करते हैं? तो बोलो नहीं, उन्होंने क्या किया, पहले नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की 2 टीम लड़ती थी, ए और बी, तो उन्होंने वो ए और बी का सिस्टम खत्म कर दिया। अब हरियाणा की सिर्फ एक टीम लड़ती है। मैंने कहा बेटा, पर ठीक है, उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की 2 टीम लड़ाने वाला सिस्टम खत्म कर दिया। जब मैं आपको पर्सनली बताऊं कि इनफैक्ट नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की सिर्फ 2 टीम नहीं लड़नी चाहिए। तरीका तो है, तो कहते हैं हरियाणा की कम से कम 10 टीम लड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि हरियाणा में अन्य स्टेट्स की तुलना में 10 गुना टैलेंट पूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने उसका हल क्या निकाला कि अगर आप 2 टीम भी लड़ा लेते हैं ना नेशनल चैंपियनशिप में, तो भी हरियाणा के टैलेंट के साथ, हरियाणा के बच्चों के साथ न्याय नहीं होता। तो हरियाणा के बच्चों के साथ न्याय कैसे होगा कि जब हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के हर अच्छे बच्चे को ये मौका मिले कि वो नेशनल्स में लड़ सके, तो उसके लिए उन्होंने एक ओपन नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट शुरू कराया। वही टूर्नामेंट जो अयोध्या में चल रहा था, जबकि ये खलीफागिरी ने उसको बीच में बंद करवाया था। तो उसमें क्या है साहब कि एक रजिस्ट्रेशन फीस देके आप, कोई भी अच्छा लड़का देश में कहीं भी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर आपकी छाती में दम है, अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है, अगर आपकी भुजाओं में बल है, तो आ जाओ भाई, लड़ लो, करो पार्टिसिपेट। तो हरियाणा के 1 क्यों 20 लड़ो ना। तो उन्होंने बोला जी उसकी उतनी वैल्यू तो कौन है। मैंने कहा उसकी वैल्यू क्यों ना। मैंने कहा उसमें एक भी कमजोर पहलवान नहीं पार्टिसिपेट करता ओपन नेशनल्स में, रैंकिंग टूर्नामेंट में, जिसमें हरियाणा की 20 टीम लड़ती हैं। नेशनल चैंपियनशिप में तो आप मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को हराते हुए 1 आध 2 अच्छी कुश्ती आती है, तो आप उसमें फाइनल में पहुंच जाते हो। सिर्फ 1 या 2 अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ती है आपको नेशनल चैंपियनशिप में। ओपन में 5 कुश्ती, 5 का आटा होती है, पहली कुश्ती से ही घमासान मच जाता है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के, यूपी के, पंजाब के, महाराष्ट्र के जहां सचमुच पहलवानी है, वहां के
एक ही स्टेट के 2-2, 4-4, 6-6, हरियाणा के तो 10-10, 15-15 लड़के लड़ते हैं। एक-एक वजन में मैंने सुना है 100-100, 150-150 पहलवान हो जाते हैं छोटे वजनों में। तो आप एक हरियाणा का लड़का 20 हरियाणा के लड़कों को हरा के फर्स्ट आया, उस टूर्नामेंट की ज्यादा वैल्यू होगी या नागालैंड और मणिपुर वालों को हरा के आया? मेरा नागालैंड और मणिपुर का नाम लेने से किसी को डिमीन करने का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं। तो जिस टूर्नामेंट में आपको अपने साथ के 10 हरियाणा के लड़कों को हराना पड़ा, उस टूर्नामेंट की वैल्यू ज्यादा होगी ना। इसलिए नेशनल ओपन रैंकिंग जो टूर्नामेंट है वो ज्यादा महत्व का टूर्नामेंट है, और इस फेडरेशन ने वो टूर्नामेंट शुरू कराया। अच्छा, नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की सिर्फ एक टीम लड़े और बाकी स्टेट्स को भी मौका मिले, ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये हमारी फेडरेशन का एक बहुत दूरदर्शी कदम है और बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, फेडरेशन जो है ना, वो एक दिन के लिए नहीं बैठी है। फेडरेशन का काम है कि स्पोर्ट्स के भविष्य को भी देखना है उसको। जो असली लीडर होता है वो भविष्य का देश बनाता है, भविष्य की संस्था बनाता है। उसको ये चिंता रहती कि ठीक है, आज तो जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आज से 20 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, आज से 30 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे, आज से 20 साल बाद की पहलवानी क्या होगी, आज से 20 साल बाद हमारी वर्ल्ड में क्या स्टैंडिंग होगी। तो वो 20 साल के बाद की तैयारी भी आज से शुरू करता है। तो एक बार बताऊं आपको, इंडियन स्पोर्ट्स में, खासतौर पे रेसलिंग में, एक बहुत बड़ा लक्यूना है, एक कमी है। वो कमी पता है क्या है? कि वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इनटू वन बास्केट। हमने अपना सारा, वो कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। भगवान ना करे वो टोकरी गिर गई तो सारे फूट जाएंगे ना। हमने साहब अपने सारे अंडे ना हरियाणा की टोकरी में डाल रखे। कहने का मतलब, आज भाई ठीक है, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा हब हरियाणा है, पर कल को न रहा तो क्या होगा? भाई आज तो सारी पहलवानी हरियाणा में है, आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आज हरियाणा की जनता, हरियाणा का बच्चा बच्चा स्पोर्ट्स करता है, आज हरियाणा का बच्चा बच्चा पहलवानी करना चाहता है। इनका फोकस चेंज हो गया। आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद फिर कहां से आएंगे मेडल? फिर कौन लाएगा? भाई मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, बांग्ला, उधर वो आंध्र प्रदेश, केरल में तो आपने पहलवानी का प्रसार किया नहीं, गुजरात में, कर्नाटक में। तो आखिर आज, और हरियाणा वाले छोड़ गए मान लो, तो फिर मेडल कौन ले आएगा भाई? तो आप कहोगे हरियाणा वाले क्यों छोड़ जाएंगे? भैया छोड़ जाते हैं, मुझसे पूछो। मैंने पंजाब को 1983 से देखना शुरू किया, 1983-84 में, जबकि टेररिज्म अपने पीक पे था। पंजाब बहुत भयंकर तरीके से डिस्टर्ब था, शाम को 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था। इसके बावजूद, मैं 80 और 90 के दशक की बात बता रहा हूं आपको, शाम को 6 बजे कर्फ्यू लग जाता था। इसके बावजूद आप सुबह 6 बजे अगर पंजाब की किसी सड़क पर खड़े हो जाते थे ना, तो आपको सैकड़ों बच्चे साइकिलों पे ट्रैक सूट पहन के पैदल दौड़ लगाते हुए स्टेडियम की तरफ जाते हुए दिखते थे। और जैसे आज हरियाणा स्पोर्ट्स का पावर हाउस है ना, आज से 20, 25, 30 साल पहले पंजाब स्पोर्ट्स का पावर हाउस हुआ करता था। आज जैसे जो भी इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ पंजाब, हरियाणा के खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ज्यादातर एक जमाने में पंजाब के किया करते थे। फिर पंजाब का कुछ टेररिज्म का असर, और उसके बाद पंजाबियों को कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में बसने की एक सनक सवार हो गई। और आज पंजाब का बच्चा जो भी थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करना होता है ना, वो 12-15 साल की उम्र तक करता है। 15 साल की उम्र के बाद फिर वो पासपोर्ट बनवा के एजेंटों के चक्कर लगाने लगता है कि मेरा वीज़ा लगवा दो जी, स्टूडेंट वीज़ा पे मेरे को तो कनेडा जाना है। और आज सारा पंजाब कनेडा नू तुर पिया है,
और आज पंजाब में स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो माहौल है। आपको मालूम है पंजाब के कॉलेजेस, बड़े बड़े शानदार कॉलेजेस, जिनमें 2200-2500 सीट्स होती थी, पढ़ते थे बच्चे, और एमएलए एमपी की सिफारिश से भी एडमिशन नहीं होते थे पंजाब के कॉलेजेस में। सरकारी कॉलेजेस की बात बता रहा हूँ। आज वहाँ पे पता लगता है कि 2500 सीट है, 600 बच्चा पढ़ रहा है। पंजाब के आप जालंधर के किसी भी नामी कॉलेज में चले जाओ, खाली पड़े हैं कॉलेज। एसडी कॉलेज फॉर वुमेन है सुल्तानपुर लोधी में, बहुत पुरानी संस्था है, 1000 लड़कियों से ऊपर बैठने की सिटिंग व्यवस्था है, कम से कम होंगे 70-80 कमरे कॉलेज में, 120 बच्चियां बड़ी मुश्किल से पढ़ती है, इस साल तो वो भी कम हो गई होंगी। पंजाब के कॉलेजेस में आज कौवे उड़ रहे हैं, चमगादड़ उड़ रहे हैं, खाली पड़ा है। क्यों? 12वीं के बाद बच्चा टिकता नहीं, वो चला जाता है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। तो पंजाब की स्पोर्ट्स तो चली गई ना, कनाडा चली गई, पंजाब की सारी जवानी कनाडा चली गई। और भैया ये रोग और हरियाणा को भी लग चुका है। आज की तारीख में हरियाणा के बच्चे भी पासपोर्ट बनवा के इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, यूरोप देखने लग गए हैं। और जो पंजाब का जो नशाखोरी का जो रोग था ना, वो धीरे धीरे हरियाणा को भी टच कर रहा है अब, क्योंकि आप भी उनसे सटे हुए हैं ना। तो सब एक अच्छी फेडरेशन इस बात की चिंता तो करेगी ना, एक जो दूरदर्शी लीडर है वो इस बात की चिंता तो करेगा ना कि भाई ठीक है, आज तो हरियाणा में लाखों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडल आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कल को हरियाणा वालों ने बंद कर दिया तो कौन करेगा? इसलिए अभी से पूरे देश में इवन प्रसार होना चाहिए टैलेंट का, पूरे देश में इवन प्रसार होना चाहिए, हर स्टेट से बच्चे आए। आज जो लाखों बच्चे सिर्फ हरियाणा में जो पहलवानी कर रहे हैं ना, हर स्टेट में अगर लाखों बच्चे पहलवानी करेंगे तब क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो इसलिए फेडरेशन की ये जिम्मेवारी है कि वो पूरे देश में कुश्ती का प्रसार करे। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एनआईएस में कोच रहा हूँ, एनआईएस पटियाला में। तो वहां पे ना एक कॉमन सी एक बात आती थी कि जो लोग अप्लाई करते थे एनआईएस में कोचिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, तो उस जमाने में करीब 30 के आसपास सीट्स होती थी, 25 से लेके 35-40 तक रेसलिंग की सीट्स होती थी। तो उसमें तब लगभग मुझे याद है 200 एप्लीकेशंस ऑन एन एवरेज आती थी। उस 200 में से तो 100 तो हरियाणा की होती थी, बाकी 100 में पूरा देश कवर होता था। कुछ पंजाब से होती थी, यूपी से होती थी, बाकी पूरे देश से एप्लीकेशन आती थी। तो सब जब एंट्रेंस एग्जाम और जब ट्रायल्स और जब होते थे ना मैट पे, तो निश्चित रूप से जो मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, है ना, और उधर नॉर्थ ईस्ट से या उड़ीसा से या केरल से जो बच्चा आया है, वो हरियाणा वाले के सामने तो बेचारा वो टिक नहीं पाता। उसका एज अ रेसलर ही इज नॉट दैट गुड। हरियाणा वाला तो उसे हर टेक्निक के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में, मेडल्स के मामले में बहुत अच्छा होता है। तो कई बार क्या होता था कि अच्छा, फिर हम जो एनआईएस की पॉलिसी क्या थी कि चलो भाई ठीक है, हरियाणा से अगर 100 एप्लीकेशंस आई हैं और 30 सीटें हैं, तो एक काम करो, चलो 10 हरियाणा को अकेले को दे दो, हरियाणा से 10 ले लो, पर पंजाब से भी तो लेने हैं 3-4, फिर यूपी से भी तो लेने पड़ेंगे 3-4, महाराष्ट्र से भी लेने पड़ेंगे 3-4, और फिर एक-एक, दो-दो बाकी स्टेटों से भी तो लेंगे। उड़ीसा में भी तो पहलवानी करानी है कि नहीं, तो उड़ीसा में भी तो एक रेसलिंग कोच चाहिए लोकल। हरियाणा वाला तो वहां जाएगा नहीं, वो तो तुरंत बोलेगा जी मेरे को तो झज्जर में पोस्टिंग दे दो, मैं नहीं भुवनेश्वर में रहना चाहता। तो भैया उड़ीसा का एक लोकल कोच भी तो चाहिए। इसलिए एनआईएस में पॉलिसी होती थी कि सिक्किम वाले को एडमिशन मिल गया, है ना, असम वाले को एडमिशन मिल गया, तो बोला देखो यो हमारे हरियाणवी लड़के बोलते थे अरे यो नकली ले लिया, देखो जी मैं नहीं लिया। भैया हमने मान लिया, अगर सचमुच मेरिट पे एडमिशन होता और ये रीजनल कोटाज अगर नहीं होते तो 30 की 30 हरियाणा, पंजाब और यूपी से और महाराष्ट्र से भर जाती, 30 की 30। सुन लो मुझसे। और
मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम वाले का तो जीवन में कभी एडमिशन नहीं होता। पर आपको पूरे देश की एस्पायरेशंस, पूरे देश में टैलेंट पैदा करना है, पूरे देश में रेसलिंग कोचेस अगर पैदा करने हैं, अगर रेसलिंग का इवन प्रसार पूरे देश में कर रहा है तो पूरे देश को आगे आने का मौका देना पड़ेगा। तो नेशनल चैंपियनशिप में वो मौका दिया जाता है कि मणिपुर भी पार्टिसिपेट करे, मिजोरम। तो हमारे ये हरियाणा के पहलवान क्या करते थे, इवन हम लोगों ने भी ट्राई किया है कि अगर हरियाणा में हार गया, हरियाणा में तो एक ही लड़ेगा ना, इतना बड़े हरियाणा सिर्फ एक लड़का, और 10 लड़के हरियाणा से बहुत अच्छे थे होते थे जो कि हार जाते थे हरियाणा में ही। तो फिर वो कोशिश करते थे, कोई चंडीगढ़ से लड़ता था, कोई उधर नॉर्थ ईस्ट से लड़ता था, कोई उड़ीसा से लड़ता था, कोई बिहार से लड़ता था, कोई गुजरात से लड़ता था, क्योंकि इनकी टीमें या तो खाली आती थी या उनकी स्टेट चैंपियनशिप में यहाँ से लड़ लेते थे। फिर जब आधार कार्ड का ये कंपल्शन आया तो जो है फिर इस चीज पे भी इस फेडरेशन ने, ब्रजभूषण शरण सिंह की फेडरेशन ने सख्ती से इसको दबाया कि नहीं, अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा से ही लड़ो, मणिपुर से मैं आपको नहीं लड़ने दूंगा। अब जब ये इनको कहते हैं रिफॉर्म्स, ये सुधार थे और ये कुश्ती की दीर्घकालिक परफॉर्मेंस के लिए ये सुधार बहुत जरूरी थे। को ये आ गए जी परेशान करने के लिए। तो साहब ये जो आप चलो हटो, कुत्ता आ गया जी मेरा, पाप आ गए। तो फेडरेशन पे ये इस प्रकार के जो आरोप लगाए जाते हैं ना, ये गलत आरोप है। फेडरेशन ने ये जो रिफॉर्म्स किए थे, ये सच ये है कि कुश्ती के हित में किए थे। हरियाणा वालों को इससे थोड़ा नुकसान होता है, हरियाणा वालों को ये बुरा लगता है, हरियाणा वालों को लगता है कि हम इतने अच्छे हैं और आखिर ये सिक्किम वालों को इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। अरे भैया, सिक्किम में भी तो पहलवानी करानी है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें कि लोग जो है फेडरेशन से नाराज रहते हैं, हरियाणा के लोग। उनको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज वीडियो लंबी होगी, 32 मिनट की होगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए और किन विषयों पे आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, किन विषयों को मैं कवर करूं, इसके लिए मुझे सुझाव दीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।